अच्छा, दूसरी मोहब्बत के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं कि पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए जो मोहब्बत की जाती है वो कौन सी मोहब्बत होती है? दूसरी मोहब्बत। तो उसी बात को उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि आज हम संस्कृत की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, हमें शुरू करने में थोड़ा सा देर हुआ है और हमारे मन में आ भी रहा था कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, पर फाइनली अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, आपके मन में जो सबसे पहला सवाल है वो यही आ रहा होगा कि सर क्या हम इतने कम टाइम में जो पूरा का पूरा सिलेबस उसको कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि दिसंबर का महीना आ ही चुका है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 60 से 70 दिन का समय है। अब देखिए, इसका जवाब मेरी तरफ से कि हाँ, हम इतने दिन में भी आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मैंने 2-3 साल ऑफलाइन में पढ़ाया है और ऑफलाइन में एक वहाँ पे नई चीज़ चलती है जिसको हम कहते हैं संडे प्रथा। और संडे प्रथा क्या है? दरअसल हम सप्ताह के 7 दिन क्लास क्या होते हैं नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ संडे को ही क्लास करते हैं और संडे को ही 2-3 घंटे क्लास होती है। और आपको पता ही है कि साल में कुल मिलाकर 52 संडे होते हैं, तो हमारा क्लास भी उसके आसपास में ही होता है। 50 से 60 क्लास में पूरा का पूरा संस्कृत आराम से पढ़ लेते हैं। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। अब देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं हर साल कुछ सवाल पहले आप लोगों से पूछता हूँ ताकि आप लोग के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। और सबसे रोचक बात क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ बच्चे इस सवाल का गलत आंसर देते हैं। अब देखिए, वो सवाल दरअसल क्या है। अच्छा, आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग एकदम सही आंसर देंगे। देखिए, तो आप लोग ये बताइए कि आपको कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? अच्छा, देखिए, पिछली बार जब मैंने पूछा था ये सवाल तो कुछ लोगों ने यही आंसर किया था जो आपने आंसर किया है। देखिए, दरअसल आपको पता होना चाहिए कि हमें कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और होता क्या है कि हम इंग्लिश को सब्जेक्ट ही नहीं मानते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो नंबर है हमारे एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है। आपको पता है ना कि कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम कितने नंबर के होते हैं? तो एग्ज़ाम भी 600 नंबर के होते हैं। तो ये सारी बात आपको पहले पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर हम एक बार उन 6 सब्जेक्ट्स का नाम लिखें, देखिए, तो सबसे पहला हमारा जो विषय है वो कौन सा है? मैथ्स है। अब देखिए, मैथ्स को मैं पहला विषय क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम लोग सबसे ज़्यादा जिस विषय को तवज्जो देते हैं, तवज्जो आप लोग समझते हैं? देखिए, तवज्जो का मतलब होता है महत्व, कि बिहार के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जिस विषय को महत्व देते हैं वो कौन सा विषय है? मैथ्स है। और हम लोग की पहली मोहब्बत भी कौन होती है? मैथ्स से होती है। अच्छा, पहली मोहब्बत के ऊपर गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, और वो शेर क्या है? देखिए, पहली मोहब्बत में क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे संशय होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो उसी बात को उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो उन्होंने इसके माध्यम से बताया है कि ये होती है हमारी पहली मोहब्बत। अब देखिए, हमारी जो दूसरी मोहब्बत है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरी मोहब्बत हमें जिस विषय से होती है वो कौन सा विषय है? साइंस है। अच्छा, दूसरी मोहब्बत के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं कि पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए जो मोहब्बत की जाती है वो कौन सी मोहब्बत होती है? दूसरी मोहब्बत। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरी मोहब्बत साइंस है। फिर आप लोग हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। चलिए, इसके बाद SST भी आप पढ़ रहे होंगे। और सबसे अंत में हम जिस विषय को रखते हैं वो कौन सा विषय है? संस्कृत है। और जिस विषय के बारे में क्लास 10th में बिल्कुल भी बात नहीं होती है वो कौन सा विषय है? इंग्लिश है। और जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो मुझे याद है कि मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले इंग्लिश का बुक देखा था क्योंकि इंग्लिश का जो नंबर है हमारे एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि हम क्यों नहीं इन दोनों विषयों को आपस में इंटरचेंज कर दे। इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इसका नंबर भी जोड़ दे, पर संस्कृत का एग्ज़ाम ले पर नंबर इसका
ना जोड़े। तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमें 12th में जाकर भी इंग्लिश ही पढ़ना होता है। अब वो तो बिहार बोर्ड के हाथ में है। और एक बात हमें याद रखना है कि लोकतंत्र में जनता को सिर्फ भरोसा होता है कि सब कुछ उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, पर होता वही है जो वो चाहते हैं। तो आप लोग ये बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, तो कुल मिलाकर हमें यही 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अब देखिए, अगर आप इनमें 3 सब्जेक्ट्स को देखें, एक तो हिंदी हो गया, दूसरा संस्कृत हो गया और तीसरा इंग्लिश हो गया। ये तीनों के तीनों जो विषय हैं वो दरअसल में क्या है, एक भाषा है। देखिए, हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। संस्कृत भी क्या है, एक भाषा है। और इंग्लिश भी क्या है, भाषा है। अब देखिए, आपको एक बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले, हमने शुरू में ही आपको बताया कि वह पूरे कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का। अब आप सोचिए कि 600 नंबर में सिर्फ और सिर्फ भाषा से कितने नंबर आएंगे। अगर हम तीनों विषय के नंबर को जोड़ें तो वो कितने होंगे, 300 नंबर। अब कितनी रोचक बात है ना कि हम जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो एग्ज़ाम 600 नंबर का है, उसमें 300 जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ किस विषय के हैं, भाषा के हैं। पर फिर भी कई बार हम ऐसे मुख्तापूर्ण बात करते हैं कि हिंदी कोई पढ़ने के विषय है, संस्कृत कोई पढ़ने के विषय है, वो तो हम खुद पढ़ लेंगे। और आगे हम आपको ये बात समझाएंगे कि दरअसल हमें संस्कृत क्यों पढ़ना है, उस पर ज़्यादा ध्यान क्यों देना है। पर अभी आप इन बातों को समझिए। अब देखिए, इस बात को हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चले कि वो एग्ज़ाम 1000 नंबर्स का है, और आपको फिर बाद में पता चले कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है एक जो अकेले 500 मार्क्स का है, तो क्या करेंगे, हर विषय को बराबर तवज्जो देंगे या फिर ये जो विषय है उसको आप ज़्यादा पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि इस विषय को हम क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें मैथ साइंस भी पढ़ना है और साथ साथ में हमें इन सारे विषयों को भी ठीक रखना है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, हम जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं या फिर जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, देखिए हमारे लिए 3 सवाल समझना सबसे बेहद ज़रूरी है। और वो सवाल क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात जो आज की क्लास में समझेंगे वो ये कि संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर दूसरा हम ये भी समझेंगे कि क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़े भाई हम। और फिर तीसरा जो हम समझेंगे कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा पूरा का पूरा क्लास है उसमें हम इस 3 पॉइंट पे ही बात करेंगे। एक तो हम समझेंगे कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ने से मतलब क्या है कि हम संस्कृत का सिलेबस देखेंगे और क्यों पढ़ना है। देखिए, इसकी बहुत रोचक वजह है, आपको हम आगे समझाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो मिटा दें बोर्ड। चलिए, अब देखिए, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि दरअसल हमें क्या पढ़ना है। और मैंने आपको बताया ही क्या पढ़ना है, उसका मतलब क्या है कि हम संस्कृत का जो सिलेबस है उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, सिलेबस को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पर उससे पहले आपके लिए एक बात समझना ज़रूरी है। देखिए, बिहार बोर्ड ने अपने परीक्षा प्रणाली में, मतलब पूरे के पूरे एग्ज़ाम के सिस्टम में, उन्होंने 2018 में एक चेंज किया। और वो चेंज क्या था, उन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में पूछेंगे। एक तो 50% ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा अब 50% क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। अब देखिए, यहीं पे आपको एक बात समझना है कि 50% का मतलब 50 अंक नहीं होता है। कुछ बच्चे इतने गोलू होते हैं कि 50% का मतलब क्या समझते हैं कि 50 नंबर, पर ऐसा नहीं है। आपको अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं, जैसे मान लीजिए मैथ का एग्ज़ाम होगा। आपको पता है मैथ का एग्ज़ाम कितने नंबर का है, 100 नंबर का। तो 50 नंबर क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और 50 नंबर क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। और हम साइंस की बात करें तो आपको पता है साइंस में जो थ्योरी होता है वो कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का। तो 80 का 50% कितना होगा, 40 होगा। तो इसमें क्या होगा, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव।
तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 50% का मतलब 50 अंक नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए, तो बिहार बोर्ड ने क्या किया 2018 में, पूरे के पूरे आपके सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो ऑब्जेक्टिव्स में और दूसरा सब्जेक्टिव में। अब इससे पहले जो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, अब अगर आप उनसे बात करेंगे, अगर आपके घर पर के आसपास में कोई भैया होंगे, कोई दीदी होंगे, तो उनके टाइम पर 15, 20 और कभी कभी उससे भी कम ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते थे। और उन लोगों ने जब देखा कि ऐसा हुआ है तो उन लोग काफ़ी शिकायत भी करते हैं कि बताओ हमारे टाइम पर ऐसा नहीं हुआ और इन लोगों के लिए एग्ज़ाम इतना आसान हो गया। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये बात? चलिए, अब देखिए हम सिलेबस को भी 2 हिस्सों में बांट कर समझेंगे। एक तो आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, और दूसरी कुछ चीज़ें जहाँ से क्या होंगे, सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। तो हमें यही समझना है कि ऑब्जेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना है और सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए हम 2 शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, एक तो शब्द है ऑब्जेक्टिव और दूसरा शब्द क्या है, सब्जेक्टिव। अब आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि भाई पहले इसका मतलब तो समझा दो कि इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है। तो पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो हिंदी शब्द चलता है उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ, और सब्जेक्टिव के लिए हम हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं आत्मनिष्ठ। पर ये तो इसका हिंदी हुआ, मतलब कहाँ हुआ, तो हम मतलब वही बता रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव वो होता है जो सबके लिए समान होता है, जो सबके लिए फिक्स होता है, जहाँ हमारे चाहने से कोई परिवर्तन ना हो, जहाँ हमारी राय का, हमारी विचार का कोई महत्व ना हो, जो पहले से फिक्स है, जो सबको मानना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, जैसे देखिए अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ भाई बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। आपको ये बोले कि हमारे ख्याल से, हमारे हिसाब से बिहार की राजधानी राजगीर है, अब बताइए ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। आप कुछ भी सोचते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बिहार की राजधानी कहाँ रहेगी, पटना ही रहेगी। तो जहाँ पे हमारे चाहने से कोई फ़र्क ना पड़े उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब देखिए दूसरा, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि मान लीजिए किसी ने मैथ का एग्ज़ाम दिया और मैथ के एग्ज़ाम में उसने 100 में से 70 अंक लाए, आपसे कोई पूछे कि उसने कितने % अंक हासिल किया है, तो आप क्या बताएंगे कि उसने 70% अंक हासिल किया है। आपको ये बोले कि हमारे ख्याल से उसके 60% अंक है, उसके मानने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जहाँ पे हमारे चाहने से कोई फ़र्क ना पड़े, हमारी राय का कोई महत्व ना हो, जो पहले से फिक्स है, सबको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मुँह मतलब नहीं होता है जो आप लोग समझते हैं कि टिक मारना है बस, गोले भरने हैं बस, वो नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब देखिए दूसरा वर्ड क्या है, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ। और देखिए आत्मनिष्ठ में सबसे खास बात है आत्म, और आत्म का मतलब क्या होता है, खुद, जो हमारे चाहने से बदल सकता है, जहाँ पे हमारी राय का, हमारी विचार का महत्व, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से एक बात समझिए, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भारत का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए, कौन है ये तो आप जानते ही है, पर आपसे ये पूछे कि किसको होना चाहिए, अब देखिए आप लाख कोशिश कर ले, इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं हो सकता है। कोई सोचेगा कि मोदी जी ही अच्छे हैं, 10 साल और प्रधानमंत्री रहे वो। इसके अलावा कोई व्यक्ति क्या सोच सकता है कि नहीं नहीं भाई, राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। आपको पता ही है कि राहुल गांधी हमारे देश में ऐसे व्यक्ति है जिनके पास ना बहू है ना बहुमत है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं आम आदमी जो कहते हैं कि ना ना भाई, केजरीवाल को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक ही बात माने, सबकी राय अलग अलग हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। इसलिए जब एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं तो आपसे ये अपेक्षा होती है कि हर व्यक्ति का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी समझ, सबकी सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से अगर हम इस बात को समझें, आपको पता है कि आईपीएल का सीज़न आने वाला है, और अगर आपसे हम पूछें कि आईपीएल की सबसे अच्छी टीम कौन सी है, अब देखिए जो रोहित शर्मा का फ़ैन होगा वो बोलेगा कि सबसे अच्छी तो एमआई है। अगर आप धोनी के फ़ैन होंगे तो आपको क्या लगेगा कि सबसे अच्छा चेन्नई है। अगर आप विराट कोहली के फ़ैन होंगे तो आपको क्या लगेगा कि सबसे अच्छा आरसीबी है।
और फिर से यहाँ पे हम कुछ भी कोशिश करके एक आंसर नहीं बता पा रहे। इसका मतलब कि ये जो सवाल है वह कैसा है, सब्जेक्टिव किस्म का है। यहाँ पे सबकी राय अलग अलग हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों शब्दों का अंतर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो हम पूरे का पूरा सिलेबस को इसी 2 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। चलिए, अब देखिए, आपको पता ही है कि 2018 से 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव हो गए। तो हमारे सिलेबस में भी सेम वही बात है। यहाँ पर भी क्या होंगे, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 नंबर क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया शुरू में कि संस्कृत दरअसल क्या है, एक भाषा है। और आगे हम पढ़ेंगे इस बात को कि जब भी हम किसी भाषा का अध्ययन करते हैं, जब भी हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, तो उस भाषा में क्या होते हैं, मुख्य रूप से उसके 2 हिस्से होते हैं। और भाषा का जो सबसे पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं साहित्य, और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं व्याकरण। तो हम जब भी कोई भाषा पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, उसमें हमें 2 चीज़ पढ़नी होती है, एक तो साहित्य और दूसरा व्याकरण। और हमारे सिलेबस में भी क्या होगा, कुछ सवाल साहित्य से होंगे, कुछ सवाल क्या होंगे, व्याकरण से होंगे। और सब्जेक्टिव में भी सेम यही बात होगी, कुछ सवाल साहित्य से होंगे और कुछ सवाल व्याकरण से होंगे। समझ में आ रहा है आपको ये बात? चलिए, तो आपको पता ही है कि सब्जेक्टिव में 2 बातें पूछी जाएंगी, कुछ सवाल क्या होंगे, साहित्य से होंगे और कुछ सवाल व्याकरण से होंगे। अब देखिए, इस बात पे बहुत डिबेट है कि साहित्य से कितने सवाल होते हैं, व्याकरण से कितने सवाल होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, और मैंने इस पर ठीक ठाक रिसर्च भी किया है, कि दोनों से लगभग बराबर ही सवाल होते हैं। तो 25 सवाल साहित्य से होते हैं और 25 सवाल व्याकरण से होते हैं। अब देखिए, आपको इसमें पढ़ना नहीं है कि आप गए ढूंढने लगे और किसी साल दिख गया कि साहित्य से 26 सवाल हैं, तो कुछ बच्चे वो दिखाने लगते हैं कि सर आप तो 25 बता रहे थे, पर इस साल तो 26 सवाल पूछे गए। तो ऐसा नहीं करना है, मोटा मोटा 25 सवाल साहित्य से होंगे और 25 व्याकरण से होते हैं। अब देखिए, हमारे लिए जो समझना ज़रूरी है वो है सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं। अब देखिए, सब्जेक्टिव में आपके सामने जो सबसे पहला सवाल होगा वो गद्यांश का होगा, और गद्यांश में आपसे 13 नंबर क्या होंगे, गद्यांश पूछे जाएंगे। फिर अनुवाद होगा। अब देखिए, अनुवाद आप 6 अनुवाद देते हैं हिंदी से संस्कृत में करने के लिए, और वो कितने नंबर के लिए होते हैं, 6 नंबर के लिए। फिर आपसे पूछेंगे अनुच्छेद, और अनुच्छेद में क्या होता है, 7 वाक्य हमें संस्कृत में लिखना होता है किसी एक विषय के ऊपर, और उसके लिए कितने नंबर मिलते हैं, 7 नंबर। फिर आपसे पूछेंगे पत्र लेखन, और पत्र लेखन में क्या होता है, हमें 2 पत्र लिखने होते हैं 4-4 नंबर के, तो कितने नंबर हो गए, 8 नंबर। और फिर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के अंक होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के होंगे, 16 नंबर के। तो आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें गद्यांश पढ़ना है, दूसरा हमें अनुवाद पढ़ना है, तीसरा अनुच्छेद पढ़ना, फिर पत्र लेखन, और फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। और वो जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ साहित्य से पूछे जाएंगे। और आपके पाठ्य पुस्तक में जो साहित्य से चैप्टर्स है वो कितने चैप्टर्स है, कुल मिलाकर 14 चैप्टर्स है। और देखिए, बड़े मासूम, बड़े गोलू बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, और एक दिन में हम आराम से एक चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए, सिलेबस को समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ नहीं पढ़ना है हम वो भी पढ़ रहे होते हैं, और जो बहुत ज़रूरी पढ़ना होता है वो हम नहीं पढ़ रहे होते। तो आपको पहली क्लास में अगर सिलेबस का आइडिया होगा तो हम अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। तो समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब हम अपने दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि दरअसल हमें क्यों पढ़ना चाहिए संस्कृत। अब देखिए, इस पर एक काफ़ी विस्तृत क्लास होगी, आगे हम बात करेंगे संस्कृत के महत्व के ऊपर और संस्कृत हमें क्यों पढ़ना है। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे कि हमें क्यों पढ़ना है। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हमें वो विषय क्यों पढ़ना है।
देखिए, संस्कृत को पढ़ने की जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि संस्कृत दरअसल क्या है, एक भाषा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है, इस दुनिया में दो तरह के विषय हैं। कुछ विषय होते हैं ऑब्जेक्टिव और कुछ ऐसे विषय हैं जो होते हैं सब्जेक्टिव। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इन शब्दों का अंतर समझाया है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए समान होंगे, जहाँ पे आंसर पहले से फिक्स होंगे। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आंसर पहले से फिक्स नहीं होते हैं। आपको ये बस समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं, और बचपन से हम जिन विषयों को ज़्यादा पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्टिव विषय होते हैं। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें, अब देखिए मैथ में हमारे पास ये स्कोप नहीं होता है कि हम एक ही सवाल के अलग अलग आंसर लिखें। अगर एक ही सवाल हर व्यक्ति के पास है तो सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स को भी हम काफ़ी ऑब्जेक्टिव विषय मानते हैं। इसे देखिए, न्यूटन के बारे में आपने सुना ही होगा, और न्यूटन का एक नियम भी है कि अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, नीचे ही गिरेगा। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो नहीं मानते हैं, तो भाई उछल के देख लो, नीचे ही गिरोगे। तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब को हम ऑब्जेक्टिव विषय मानते हैं। और दूसरी तरह के जो विषय होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव। अब देखिए, सब्जेक्टिव विषय की अगर हम बात करें तो जितने भी लैंग्वेज हो गए, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम संस्कृत की बात करें, ये सारे के सारे जो विषय हैं वो सब्जेक्टिव माने जाते हैं। और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर सवाल का जवाब फिक्स होना ज़रूरी नहीं है। एक ही सवाल है, उस हर व्यक्ति के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है विषय में, भाषा वाले विषय में, कि हम अपने आप से भी आंसर क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, देखिए साहित्य पढ़ते पढ़ते क्या होता है, साहित्य पढ़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारे अंदर जो संवेदनशीलता है वो विकसित होती है। इंसान थोड़ा सहृदय होता है, और साहित्य के जितने भी शिक्षक होते हैं वो थोड़े दयालु, थोड़े सहृदय होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर साहित्य में हर विद्यार्थी के नंबर क्या होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब में नंबर ठीक ठाक आते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना कि हमें क्यों पढ़ना है। अब दूसरा, अगर हम बात करें दूसरी वजह के ऊपर, लेकिन आप बिहार बोर्ड के पिछले वर्षों का रिजल्ट देखेंगे, और अगर आप सबसे खास बात, अगर फेल वाले बच्चों का रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि पास वाले को तो सब देखते हैं और हम लोग काफ़ी फेल वाले बच्चों के भी रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं वो या तो मैथ्स में फ़ेल होते हैं, और दूसरा संस्कृत में फ़ेल होते हैं। इन्हीं दो विषयों में से किसी न किसी विषय में वो फेल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि साइंस में क्या होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होते हैं, और 20 में हर स्कूल में क्या होता है, 17-18 नंबर मिल जाते हैं, और कुल मिलाकर हमें 10-12 नंबर और लाने हैं। और SST में भी ऐसा ही होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। और हिंदी में हम 1-2 कहानी अच्छी पढ़ ही लेते हैं, और उससे हम आराम से पास हो जाते हैं। और मामला जहाँ पे फंसता है वो मैथ हो गया, और दूसरा कौन सा विषय हो गया, संस्कृत हो गया। तो अब चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट ठीक हो, तो आपको इन दोनों विषयों को विशेष तौर पर पढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमने अपने दूसरे पॉइंट को भी ठीक से समझ लिया है। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि दरअसल हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको किस तरह से पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि हम ये जो 50 से 60 क्लास की यात्रा है इसको किस तरह से पूरा करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ही कि संस्कृत दरअसल क्या है, एक भाषा है, और किसी भी भाषा के कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से। अभी हमने आपको बताया है। और जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं साहित्य। और संस्कृत के साहित्य में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो कुल मिलाकर 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और दूसरा जो भाषा का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण का सिलेबस काफ़ी अनडिफाइन है, इसमें अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो संधि हो गया, फिर समास हो गया, फिर कारक हो गया, फिर प्रत्यय हो गया। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। अभी अगर ये क्लास हिंदी की होती तो हम अपनी क्लास की शुरुआत कहाँ से करते, साहित्य से। पर ये क्लास संस्कृत की है तो हम अपनी जो यात्रा है उसको कहाँ से शुरू करेंगे,
व्याकरण से, क्योंकि अगर आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको साहित्य समझने में भी सहायता मिलेगी। तो आपको ये तीनों बात समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और तीसरा किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।